गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 8 है आर्थिक सुधार। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के नीतिकारों के समक्ष भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास की चुनौती थी। इसके लिए भारत ने आर्थिक क्षेत्र में मिश्र अर्थतंत्र वाली अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। उसमें समाजवादी ढंग से समाज की रचना करने की तरफ झुकाव अधिक था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे तो समाज का विकास करेंगे। 1947 की बात करें तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1990 तक की समयावधि में भारत द्वारा अपनाई गई जो भी आयोजित विकास की व्यूह रचना है वह अर्थतंत्र के राज्य के अधिक अंकुश के कारण हमें आर्थिक ध्येयों से प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। विशेषज्ञों को महसूस हुआ कि भारत की जो लेन देन है इसकी तुलना में घाटा अधिक हो रहा है, अर्थात आयात की बाहर से जो हम वस्तु मंगाते हैं और निर्यात कम होने से विदेशी पूंजी आय कम रही है और जिससे अन्य देशों या वित्तीय संस्थाओं की मदद हमें क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। दुनिया के विकसित देशों में तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं में मौद्रिक सहायता से पूर्व शर्त रखी जाती है कि आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करें और अर्थतंत्र को राज्य के अंकुश से क्या करें, मुक्त करें। इसलिए भारत ने आर्थिक नीतियों में क्या किया, परिवर्तन किया और विविध प्रकार की आवश्यक संस्थाकीय और कानूनी परिवर्तन किए गए। अब देखो 1991 की आर्थिक नीति में परिवर्तन के उद्देश्य। राज्य की अंकुश वाली अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित मुक्त अर्थतंत्र व्यवस्था की तरफ ले जाना। मिश्र अर्थतंत्र व्यवस्था ये सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व घटाकर निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ाया है। 1991 में आर्थिक कानून बदल दिए गए और उसमें परिवर्तन आया और आर्थिक सुधार के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो 8.1.1 भारत की अपार प्राकृतिक संपत्ति तथा मानव संपत्ति का आर्थिक विकास में उपयोग हो, इसके लिए निजी और विदेशी पूंजी निवेश को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा है देश में संसाधनों को अधिक कार्यक्षम बनाकर अधिकतम उपयोग करना। हमारे पास जो भी हमारे पास साधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग करके कार्य करना। तीसरा है राज्य के खर्च में कमी करना, सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण द्वारा प्राप्त मुद्रा को प्रजा के कल्याण के लिए सुविधाओं पर खर्च करना। चौथा है देश की आय और रोजगार के निर्यात आय में वृद्धि करना, देश के आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़े ऐसे कार्य करना और लंबे समय में देश के आर्थिक विकास में वृद्धि दर को निरंतर बढ़ाना। और 1991 से आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया है जिसके 3 पहलू हैं। क्या है, एक उदारीकरण है, दूसरा निजीकरण है, तीसरा है वैश्वीकरण। अब हम सबसे पहले उदारीकरण के विषय में पढ़ेंगे कि राज्य की अंकुश वाली अर्थव्यवस्था में निजी साहस, व्यक्तिगत निर्णय की स्वतंत्रता, बाजार का तत्व, आर्थिक निर्णय का वर्चस्व बढ़े, राज्य का हस्तक्षेप घटे, उसे क्या कहते हैं, उदारीकरण। उदारीकरण में सरकार ने क्या कर दिया, विविध करके जो कर थे वह हटा दिए गए, कानून नियंत्रण अंकुश को हटा दिया गया, उसे उदारीकरण कहते हैं। भारत के मिश्र अर्थतंत्र में राज्य के अंकुश वाले आर्थिक निर्णयों में निजी और बाजार आधारित क्षेत्र को स्वीकार करने को उदारीकरण कह सकते हैं। अब उदारीकरण में किस किस चीज़ का समावेश होता है, तो अंकुश हटता है, मांग पूर्ति के तत्वों को असर बढ़ाता है, विभिन्न चरणों में सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का प्रवेश कराया जाता है, देश के उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष क्रमशः बढ़ता जाता है और अर्थात राज्य और देश के उद्योगों और विदेशों उद्योगों में मामले में तटस्थ रहता है। अब 8.3 भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया। भारत में आर्थिक उदारीकरण का अमल विभिन्न चरणों में हुआ है। सरकार ने प्रथम देश के उत्पादक पूंजी निवेश कर्ताओं के लिए नियमों में विविध प्रकार की छूट दी गई है, पूंजी निवेशकों के लिए प्रवेश की छूट दी है, आर्थिक क्षेत्रों का व्यूहात्मक रीति से नियंत्रण जो भी था, अंकुश था, उसको हटा दिया गया, विविध प्रकार के मुक्त हुए, बाद में सार्वजनिक क्षेत्र का मुद्रा बाजार को मुक्त किया गया है। इस तरह से आर्थिक सुधार हुए हैं। अब देखो MRTP एक्ट 1969 में कॉर्पोरेशन एक्ट 2002 में बदला गया और फेरा से रजिस्ट्रेशन शब्द को हटाकर मैनेजमेंट रखा गया है। इस तरह से फेरा का स्थान फेमा हो गया है। औद्योगिक नीति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित क्षेत्र को घटाकर 3 कर दिए गए हैं।
जिससे नवीनीकरण के पीछे खर्च कर सके। चौथा है विदेशी पूंजी निवेश की प्रक्रिया सरल बनाई है। विदेशी पूंजी निवेश में लाइसेंस प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था की गई है। 8.3.5 में देखो कि राजकोषीय नीति, व्यापार नीति, आयात निर्यात, बाजार के तत्व आदि को महत्व दिया गया है। सब्सिडी खर्च में कमी की है। लाइसेंस की नीति को सरल बना दिया गया है, जिससे लोग क्या कर सके, अच्छे से व्यापार कर सके। इसे कहेंगे उदारीकरण। अब हम निजीकरण देखेंगे। निजीकरण अर्थात क्या, तो उद्योगों और मालिकी का सार्वजनिक क्षेत्र में से निजी क्षेत्र में हस्तांतरण करना। इसमें कोई भी कार्य है उसकी मालिकी भी संचालन करती है। मालिकी संचालन को पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया अर्थात निजीकरण। अब बताएंगे निजीकरण की प्रक्रिया। तो इसके कितने प्रकार हैं, तो 3 है। एक विनिवेशीकरण, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र निजी संयुक्त मालिकी के उद्योग। अब हम सबसे पहले विनिवेशीकरण का अर्थ समझेंगे कि यह क्या है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों तथा राज्य सरकार ने हिस्सा कम करके निजी क्षेत्र को बेच दे, उसको सरकार अपनी पूंजी वापस ले ले, तो उसे विनिवेशीकरण कह सकते हैं। इसकी प्रक्रिया, तो भारत के विनिवेशीकरण की प्रक्रिया को 2 बातें समझना आवश्यक है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र को तमाम शेयर निजी क्षेत्र को बेच देना। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे कि 29%, 49% निजी क्षेत्र को बेचना, और ये निजीकरण कहलाता है। 51% शेयर बेचे जाए तो छोटे पैमाने में विनिवेशीकरण कहलाया जाएगा, और 51% शेयर बेचे जाए तो विनिवेशीकरण कहलाया जाता है। सरकार अपने उद्योगों की मालिकी रखती है, लेकिन उद्योगों पर अंकुश रखती है, और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेशकर्ता प्रवेश करने का प्रतिबंध होता है, और हस्तक सार्वजनिक क्षेत्र में भी कार्य करने की छूट प्रदान दी गई है। उदाहरण के रूप में जैसे कि बैंक में, शिक्षा में आदि। अब देखो 8.5.3 है कि आज़ादी के बाद शुरुआत के वर्षों में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या हुआ, विस्तीर्ण हुआ है। तो 31 मार्च 1951 में भारत सरकार ने हस्तक 5 उद्योग थे, जो 1990 में बढ़कर कितने हो गए, 233 हो गए, और 2010 में बढ़कर 217, और 2015 में 300 हो गए। ये विनिवेशीकरण चालू रहा है। अब देखो 8.5.4, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अलग आरक्षित रखे गए क्षेत्रों को निजी पूंजी निवेश के लिए खोल दिया गया। वर्तमान के अणु ऊर्जा के लिए नियंत्रित साधन तथा रेलवे सरकार के हस्तक नियंत्रित है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखो ये हमने पहला पॉइंट जो पढ़ा है वो उदारीकरण पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा है कि भारत में निजीकरण की प्रक्रिया। अब ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वैश्वीकरण। 8.6, तो वैश्वीकरण अर्थात क्या, तो देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। वैश्वीकरण से हमारे देश का व्यापार विश्व एक गांव बन गया है। हम दूसरे देशों में आयात निर्यात करते हैं, विदेश व्यापार करते हैं। चीज़ वस्तु, पूंजी, मानव संसाधन, टेक्नोलॉजी, मौद्रिक साधन आदि के अर्थतंत्र में सरकार द्वारा लगाए गए अंकुशों को कम कर दिया गया है, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए इस प्रकार की खुली नीतियों को अपनाया है। अब देखो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अधिक कर्ज में डूबे विकासशील देशों में उनकी संरक्षण आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया गया। आर्थिक नीतियों में मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन नीतियाँ स्वीकार की, और भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहला पॉइंट देखो, आयात निर्यात में जो भी लाइसेंस प्रथा था उसको सरल बना दिया गया। 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, नियमों का पालन किया। 7.3 में देखो, भारतीय चलन रूप से चलन के साथ विनिमय क्रमशः मुक्त कर दिया गया। और चौथा है, देश के अर्थतंत्र में सीधा विदेशी पूंजी निवेश किया गया है, अधिक से अधिक मुक्त बनाया गया। 7.5 में उद्योगपति निवेशकर्ता के साथ आर्थिक व्यवहारों में अधिक छूट दी गई है। 7.6 में उत्पादक, व्यापारी, निवेशकर्ता के लिए सरकार नीतिगत रूप से तटस्थ बनी, अर्थात घरेलू उद्योगों को अधिक सुरक्षा भी प्रदान किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अन्य देशों के साथ संस्कृति और सामाजिक आदान प्रदान भी क्या हुई है, सरल बनी है। नया पॉइंट है हमारा कि भारत में विदेशी पूंजी निवेश किस तरह से हुआ है। तो विदेशी पूंजी निवेश के 2 प्रकार हैं। जब विदेशी व्यक्ति या संस्था अर्थतंत्र के वस्तु या सेवा के उत्पादन या विक्रय के क्षेत्र में सीधा पूंजी निवेश करे तो उससे विदेशी पूंजी निवेश कह सकते हैं। अब विदेशी पूंजी निवेश की संस्था की पूंजी निवेश है,
तो जब विदेशी निवेशकर्ता वस्तु या सेवा का उत्पादन, फैक्ट्री या धंधा स्थापित करता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या विदेशी पूंजी निवेश एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और नियंत्रित अर्थ में व्यवस्था की सरकार में मौद्रिक आवश्यकताओं जैसे कि उद्योगों की स्थापना करना, पूंजी निवेश करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, आवश्यक संस्थाओं को व्यक्तियों के पास से मदद लेना, विदेशी पूंजी निवेश पर नियंत्रण करना। यह सब क्या है कि 1991 में आर्थिक कानूनों में परिवर्तन करके विदेशी व्यक्ति या संस्थाओं के पास से सीधा उद्योग में अधिक प्रमाण में निवेश करने की छूट भी प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा 8.9 कि प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के प्रकार। तो विदेशी पूंजी निवेश के दो प्रकार हैं। एक, जब विदेशी व्यक्ति देश के अर्थतंत्र में वस्तु या उत्पादन करके विक्रय का सीधा पूंजी निवेश करे तो उसे विदेशी पूंजी निवेश कह सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश अर्थात क्या, तो भारतीय सरकार या निजी कंपनी के शेयर खरीदकर प्रत्यक्ष भागीदार बने तो उसे कहेंगे उद्योग स्थापित करके मालिकी वह बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा 8.9.1 विदेशी संस्था की पूंजी निवेश। जब विदेशी निवेशकर्ता वस्तु या सेवा का उत्पादन, फैक्ट्री, धंधा स्थापना करने के बदले मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, बॉन्ड खरीद कर निवेश करे तो उसे विदेशी संस्था की निवेश कह सकते हैं। ऐसी कंपनियां का विदेशी संस्थागत निवेशकर्ता में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई मात्रा में निवेश किया जा सकता है, जैसे कि बीमा, बैंक कंपनियां, म्यूचुअल फंड इत्यादि कंपनियों द्वारा होता है। विदेशी कंपनी जितनी तेज़ी से शेयर बाजार में मुद्रा लगाती है उतनी ही तेज़ी से वो वापस भी खींच सकती है, जिससे अर्थतंत्र की स्थिरता को जोखिम बना रहता है। 8.9.2 देखो कि प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश। वैश्वीकरण के बाद भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादन तथा विक्रय के क्षेत्रों में सीधा निवेश किया गया, जिसे क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि कंपनी हुई, फैक्ट्री हुई, उद्योग हुए, स्वयं स्थापना करती है और सीधे भागीदार बनते हैं और संचालन का नियंत्रण भी रखते हैं। तो बच्चों ये लेसन नंबर जो हमारा 8 है आर्थिक सुधार, ये हमने यहाँ तक पढ़ा। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो दूसरे लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊँगी। इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर निकलते हैं आपको लिखना है तथा याद करना है। थैंक यू।